नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 भीतर का युद्ध। पीछे बैठो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने कंधों को आराम दो और जितना हो सके उतनी गहरी सांस लो और फिर धीरे धीरे अपने फेफड़ों से हवा को बाहर निकालो। ऐसा कई बार करो। सांस ऐसे लो जैसे कि तुम अपने पूरे शरीर को फुला रहे हो, अपने पैर की उंगलियों तक। रुको और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। बहुत अच्छा लगता है ना? हमारे फेफड़ों में जाने वाली हवा जीवन लाती है। और जब हम एरोबिक व्यायाम या दौड़ने के माध्यम से अपनी सांसों को तेज करते हैं तो हम तरोताजा महसूस करते हैं और यहाँ तक कि उत्साह की भावना का अनुभव भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कल्पना करना अच्छा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर सेलुलर स्तर पर क्या हो रहा है जब ऑक्सीजन मेरी नाक से प्रवेश करती है और मेरे फेफड़ों तक जाती है। जीवन एक जटिल रूप से बुना हुआ चमत्कार है जो हर सांस में स्पष्ट है। मैं अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ी हवा से भरता हूँ। ऑक्सीजन के अणु फिर फेफड़ों में एल्वियोली की पतली दीवारों से गुजरते हुए रक्त में चले जाते हैं। यहाँ यह मेरे रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और मेरा धड़कता हुआ दिल इस नए ऑक्सीजन युक्त रक्त को मेरे शरीर के सभी हिस्सों में वापस पंप करता है। फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ता है ताकि यह मेरे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, जहाँ यह ऊर्जा और जीवन देता है। शरीर की हर कोशिका के अंदर एक भट्टी होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कल्पना करें कि आप एक चटकती हुई गर्म आग के सामने हैं। यह ज्यादातर समय सुरक्षित और शांत तरीके से जलती है, लेकिन कभी कभी एक राख उड़ती है जो आपके कालीन पर गिरती है, जिससे उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है। एक राख अकेले में ज्यादा खतरा पैदा नहीं करती, लेकिन अगर यह चिंगारी और चटकना महीने दर महीने, साल दर साल जारी रहता है तो आपके सामने एक बहुत ही फटा हुआ कालीन होगा। इसी तरह कोशिका के भीतर यह सूक्ष्म जीव माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा ऑक्सीजन को कम करता है ताकि ऊर्जा को रूप में बनाया जा सके। एटीपी और पानी का एक उप उत्पाद बनाता है। ये प्रक्रिया कम से कम 98% समय तक बिना किसी रुकावट के चलती है। लेकिन ऑक्सीजन को पानी में बदलने के लिए आवश्यक 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा पूरक हमेशा योजना के अनुसार नहीं होता है और एक फ्री रेडिकल का उत्पादन होता है। चिमनी से निकलने वाली राख एक मुक्त कण का प्रतिनिधित्व करती है और कालीन आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर का जो भी हिस्सा सबसे ज्यादा मुक्त कणों से क्षतिग्रस्त होता है वह सबसे पहले घिसता है और संभावित रूप से अपक्षयी रोग विकसित करता है। अगर यह आपकी आंखें हैं तो आपको मैक्युलर डिजनरेशन या मोतियाबिंद हो सकता है। अगर यह आपकी रक्त वाहिकाओं से संबंधित है तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। अगर यह आपके जोड़ों के बीच की जगह है तो आपको गठिया हो सकता है। अगर यह आपका मस्तिष्क है तो आपको अल्जाइमर या पार्किंसंस रोग हो सकता है। समय बीतने के बाद हमारा शरीर चिमनी के सामने बिछे कालीन की तरह दिखने लगता है, बहुत घिसा पिटा। हमने साथ मिलकर ऑक्सीजन के उज्ज्वल पक्ष और उससे मिलने वाले जीवन जैसे आग की गर्मी की कल्पना की है, लेकिन हम कहानी के बाकी हिस्से को नकार नहीं सकते। ये वह हिस्सा है जिसके बारे में हम में से कई लोगों ने कभी नहीं सुना है। अनियंत्रित मुक्त कणों के कारण होने वाली मृत्यु, जिसे ऑक्सीडेटिव तनाव के रूप में जाना जाता है। ये ऑक्सीडेटिव तनाव लगभग सभी पुरानी अपक्षयी बीमारियों का मूल कारण है। हालांकि यह अंदर होता है, लेकिन शरीर की बाहरी सतह त्वचा पर होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को देखना बहुत आसान है। क्या आपने कभी कई पीढ़ियों के परिवार का चित्र देखा है?
यदि आप उनकी त्वचा को ध्यान से देखें, तो आप परिवार के सबसे छोटे सदस्य और सबसे बूढ़े सदस्य की त्वचा के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। आप जो प्रभाव देखते हैं वह त्वचा के ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होता है। यही क्षय हमारे शरीर के अंदर भी हो रहा है। ऑक्सीजन का अंधकार में पक्ष। जैसा कि मैंने कहा, जैव रासायनिक अनुसंधान के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि अपक्षयी रोगों का तथा संभवतः उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का भी अंतर्निहित कारण मुक्त कणों के कारण उत्पन्न होने वाला विषाक्त तनाव है। रासायनिक रूप से इन मुक्त कणों की हिंसक क्रिया वास्तव में प्रकाश के विस्फोटों का उत्पादन करती है। आसानी से बेअसर नहीं होने के कारण मुक्त कण एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे संभावित रूप से खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर सचमुच एक युद्ध चल रहा है? ऑक्सीजन के मौन दिन प्रतिदिन टूटने के दौरान एक महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है। हम अपने शरीर के चयापचय में इसके आकर्षक और स्पष्ट चरित्रों की विशिष्ट भूमिकाओं को परिभाषित करके इस युद्ध पर विचार कर सकते हैं। दुश्मन, मुक्त कण, सहयोगी, एंटीऑक्सीडेंट। लाइनों के पीछे सहायक पोषक तत्व बी कोफैक्टर्स B1, B2, B6, B12 और फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट खनिज। ये ईंधन, गोलियों और भोजन की आपूर्ति लाइनों और युद्ध स्थितियों में मशीनों को चालू रखने वाले मैकेनिक की तरह हैं। शत्रु सुदृढ़ीकरण, ऐसी स्थितियां जो शरीर द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या को बढ़ाती हैं, जैसे कि हमारी हवा, भोजन और पानी में प्रदूषक, अत्यधिक तनाव, खराब व्यायाम की आदतें इत्यादि। मैश, घायल फ्री रेडिकल्स की मरम्मत इकाई। मुक्त मूलक मुख्य रूप से ऑक्सीजन के अणु या परमाणु होते हैं, जिनकी बाहरी कक्षा में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ऊर्जा बनाने के लिए कोशिका के भीतर सामान्य चयापचय के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करने की प्रक्रिया में, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, सक्रिय मुक्त ऑक्सीजन मूलक बनते हैं। उनमें अनिवार्य रूप से एक विद्युत आवेश होता है और वे आसपास के किसी भी अणु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे रासायनिक रूप से शरीर के भीतर प्रकाश के विस्फोट पैदा करते हैं। यदि इन मुक्त मूलकों को एंटीऑक्सीडेंट द्वारा तेजी से बेअसर नहीं किया जाता है, तो वे और भी अधिक अस्थिर मुक्त मूलक बना सकते हैं या कोशिका झिल्ली, वाहिका दीवार, प्रोटीन, वसा या यहाँ तक कि कोशिका के डीएनए नाभिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सा साहित्य इस क्षति को ऑक्सीडेटिव तनाव के रूप में संदर्भित करता है। हमारा सहयोगी, एंटीऑक्सीडेंट। भगवान ने हमें मुक्त कणों के हमले के खिलाफ असहाय नहीं छोड़ा। वास्तव में, जब मैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र की जटिलता को देखता हूं, तो मुझे इस बात की बहुत सराहना होती है कि हम कितने शानदार और अद्भुत तरीके से बने हैं। हमारे पास वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट की अपनी सेना है, जो मुक्त कणों को बेअसर करने और उन्हें हानिरहित बनाने में सक्षम है। एंटीऑक्सीडेंट कांच के दरवाजे या महीन तार वाली जाली की तरह होते हैं, जिन्हें हम आग के सामने रखते हैं। चिंगारियां, मुक्त कण अभी भी उड़ने वाली हैं, हालांकि आपका कालीन, आपका शरीर सुरक्षित है। एंटीऑक्सीडेंट वह पदार्थ है जिसमें फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देने और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता होती है, जो फ्री रेडिकल को बेअसर कर देता है। हमारे शरीर में अपने स्वयं के कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता भी होती है। वास्तव में शरीर 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली बनाता है: सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज कैटेलेज और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन नामों को याद रखें, लेकिन यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली है। हालांकि हमारा शरीर हमें जितने एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है उतने नहीं बनाता। हमारे बाकी एंटीऑक्सीडेंट भोजन से या, जैसा कि आप जानेंगे, पोषण संबंधी पूरक से आते हैं। जब तक उत्पादित मुक्त कणों की मात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध हैं, तब तक हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है।
लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में अधिक मुक्त कण उत्पादित होते हैं तो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। जब ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो हम एक पुरानी अपक्षयी बीमारी विकसित कर सकते हैं और भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर सकते हैं। इस जारी युद्ध को जीतने के लिए संतुलन ही कुंजी है। हमें आक्रामकता को नियंत्रित रखना चाहिए। रक्षात्मक और रक्षात्मक दोनों ही समान रूप से मेल खाते हैं। जीतने के लिए हमारे शरीर को हमेशा मुक्त कणों की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट से लैस होना चाहिए। अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट हमें सब्जियों और फलों से मिलते हैं। सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन है। हम अपने भोजन से कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और रंगीन बायोफ्लेवेनॉइड एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त कणों को निष्क्रिय करने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं। सैन्य रक्षा के विभिन्न पदों की तरह इन एंटीऑक्सीडेंट में से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट में वास्तव में अन्य एंटीऑक्सीडेंट को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है ताकि वे अधिक को बेअसर कर सकें। मुक्त कण, उदाहरण के लिए विटामिन सी पानी में घुलनशील है और इसलिए रक्त और प्लाज्मा के भीतर मुक्त कणों को लक्षित करने के लिए सबसे अच्छा मुक्त मिडेंट है। विटामिन ई वसा में घुलनशील है और कोशिका झिल्ली के भीतर सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ग्लूटाथियोन कोशिका के भीतर सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अल्फा लिपोइक एसिड कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा दोनों के भीतर काम करता है। विटामिन सी और अल्फा लिपोइक एसिड में विटामिन ई और ग्लूटाथियोन को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है ताकि उनका फिर से उपयोग किया जा सके। जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ही अच्छा होगा। हमारा लक्ष्य है कि हमारे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हों। ये तभी संभव है जब हर समय एंटीऑक्सीडेंट की पूरी और संतुलित सेना उपलब्ध हो। लाइनों के पीछे, हर सेना को युद्ध की रेखाओं के पीछे एक सहायता प्रणाली की आवश्यकता होती है। ये युद्ध के अंतिम परिणाम में महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट या सैनिक उपलब्ध होना ही पूर्ण उत्तर नहीं है। सैनिकों को गोला बारूद, भोजन, पानी और कपड़ों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है यदि वे अपने शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट सैनिकों को मुक्त कणों के खतरे के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट खनिजों जैसे कि तांबा, जस्ता, मैंगनीज और सेलेनियम की आवश्यकता होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट की रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करते हैं ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। यदि ये खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आमतौर पर ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। एंटीऑक्सीडेंट को भी अपना काम ठीक से करने के लिए अपनी एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में कुछ सहकारकों की आवश्यकता होती है। सहकारक सैन्य सहायता प्रणाली हैं, जैसे मैकेनिक या आपूर्ति अधिकारी, ईंधन टैंक और गोला बारूद के निर्माता। ये मुख्य रूप से बी सहकारक हैं: फोलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B6 और B12। अगर हमें अंदर के युद्ध को जीतने की कोई उम्मीद है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट खनिजों और सहकारकों दोनों का अच्छा भंडार चाहिए। युद्ध का मैदान वास्तव में जितना मैंने अभी बताया है उससे कहीं अधिक जटिल है। आप देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या कभी स्थिर नहीं होती। मुक्त कणों का उत्पादन सामान्य चयापचय और ऑक्सीजन की कमी की दैनिक प्रक्रिया में भिन्न होता है, और हमारी रक्षा प्रणाली कभी नहीं जानती कि किसी भी दिन उसे कितने मुक्त कणों से निपटना होगा। कई कारक हमारे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और बदले में उन्हें बेअसर करना चाहिए। हमारे शरीर में जितने मुक्त कण होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता उतनी नहीं होती। इसका क्या कारण है? इस सवाल ने मुझे घंटों शोध करने पर मजबूर कर दिया। मैंने जवाब पाने के लिए मुक्त कणों के विभिन्न स्रोतों को देखना सीखा।
आइए अब उन दोषियों पर चर्चा करें। मुक्त कण क्या पैदा करते हैं? अत्यधिक व्यायाम। एंटीऑक्सीडेंट क्रांति में डॉक्टर केनेथ कूपर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अत्यधिक व्यायाम हमारे शरीर द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की मात्रा को काफी हद तक बढ़ा सकता है। डॉक्टर कूपर तब काफी चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि कई कठोर व्यायाम करने वाले लोग दिल के दौरे, स्ट्रोक और कैंसर से समय से पहले मर जाते हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 30 या 40 मैराथन दौड़ लगाई होगी और साथ ही साथ वे रोजाना लंबी कसरत भी करते थे। एंटीऑक्सीडेंट पुस्तक के लिए अपने शोध के दौरान डॉक्टर कूपर को एहसास हुआ कि अत्यधिक व्यायाम से संभावित नुकसान हो सकता है। जब हम हल्का या मध्यम व्यायाम करते हैं तो आपके और मेरे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या में केवल थोड़ी वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या ग्राफ से बाहर हो जाती है, तेजी से बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट क्रांति पाठकों को चेतावनी देते हुए समाप्त होती है कि अत्यधिक व्यायाम वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर हम इसे कई वर्षों तक जारी रखते हैं। डॉक्टर कूपर सभी के लिए एक मध्यम व्यायाम कार्यक्रम की सिफारिश करते हैं, लेकिन वह ये भी सुझाव देते हैं कि हर कोई पूरक के रूप में एंटीऑक्सीडेंट लेता है। केवल गंभीर एथलीटों को ही कठोर व्यायाम करना चाहिए और उन्हें इससे महत्वपूर्ण मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के साथ संतुलित करना चाहिए। अत्यधिक तनाव। व्यायाम की तरह भावनात्मक तनाव की हल्की से मध्यम मात्रा मुक्त कणों में केवल मामूली वृद्धि पैदा करती है। हालांकि गंभीर भावनात्मक तनाव मुक्त कणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनता है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत अधिक दबाव में होते हैं तो आप अक्सर बीमार हो जाते हैं? आपने कितनी बार किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य को देखा है जो लंबे समय तक बहुत अधिक तनाव में रहा हो और बाद में पता चला कि उसे कैंसर हो गया है या उसे पहला दिल का दौरा पड़ा है? मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज नहीं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई मैराथन दौड़े हों, लेकिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो लंबे समय से भावनात्मक तनाव में हैं। वित्तीय, काम और व्यक्तिगत दबावों ने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है। भावनात्मक तनाव मेरे अभ्यास में सबसे ज्यादा दबाव वाला स्वास्थ्य कारक है। एक बार जब आप ऑक्सीडेटिव तनाव की गंभीरता को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक भावनात्मक दबाव के खतरनाक प्रभावों की सराहना करना शुरू कर देते हैं और आप इसका प्रतिकार करना शुरू कर सकते हैं। वायु प्रदूषण। पर्यावरण का हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स की मात्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव का एक प्रमुख कारण है। जब आप आज किसी भी बड़े शहर में गाड़ी चलाते हैं तो आप न केवल घने धुंध को देख सकते हैं, बल्कि उसका स्वाद भी ले सकते हैं। मुझे 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो स्कूल में अपने मेडिकल स्कूल के दिन याद हैं। वॉक यूनिट पर मेरे रोटेशन के दौरान मुझे सुबह 6 बजे मेड राउंड करना था। शुरू करने से पहले मैं पश्चिम की खिड़कियों के पास जाता और सुंदर रॉकी पर्वतों पर अपनी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए सूर्योदय की प्रशंसा करता। फिर मैंने जल्दी से अपने राउंड शुरू किए, जिसमें हर दिन लगभग 2 घंटे लगते थे। जब मैं समाप्त करता तो मैं अपने पहले क्लिनिकल व्याख्यान से पहले पहाड़ों के उस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए वापस चला जाता। मेरे आश्चर्य के लिए मैं आमतौर पर तब तक पहाड़ों को देख भी नहीं पाता था। मैं केवल मोटी लाल धुंध के बीच कुछ सफेद रूपरेखाएं देख सकता था। लोगों द्वारा अपनी नौकरी पर जाने के 2 घंटों के दौरान कितना नाटकीय परिवर्तन हुआ। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों ने महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है। वायु प्रदूषण में ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कई हाइड्रोकार्बन अणु होते हैं, जो सभी मुक्त कणों की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न करते हैं। जब आप दिन प्रतिदिन इन विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं, तो इनका आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
वायु प्रदूषण को अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दिल के दौरे और यहां तक कि कैंसर के कारणों में शामिल किया गया है। इन सभी बीमारियों के अंतर्निहित कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव को समझना हमें वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से खुद को बचाने की रणनीति विकसित करने की अनुमति देता है। हमें वायु प्रदूषण के दूसरे पहलू पर विचार करना चाहिए, एस्बेस्टस फाइबर जैसे खनिज धूल के व्यावसायिक संपर्क। एस्बेस्टस में लौह युक्त फाइबर मिलाने से और भी अधिक मुक्त कण उत्पन्न हो सकते हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, फेफड़ों का एक गंभीर निशान होने का खतरा होता है। कई अन्य व्यावसायिक खतरे भी हैं। किसान अपने खलिहानों और अनाज के डिब्बों में महीन धूल के संपर्क में आते हैं। औद्योगिक कर्मचारी अपने काम में विभिन्न रसायनों और महीन धूल के संपर्क में आते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। सिगरेट का धुआं। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि स्मॉग या रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए दैनिक आधार पर सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव का सबसे बड़ा कारण सिगरेट और सिगार का धुआं है? ये सच है। धूम्रपान को अस्थमा, वातस्फीति, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। हम सभी धूम्रपान के स्वास्थ्य परिणामों से अवगत हैं, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि अंतर्निहित समस्या हमारे शरीर में धूम्रपान द्वारा उत्पन्न ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा है। सिगरेट के धुएं में कई अलग अलग विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो न केवल हमारे फेफड़ों में बल्कि हमारे पूरे शरीर में भी मुक्त कणों की मात्रा बढ़ाते हैं। कोई भी अन्य आदत या लत हमारे समग्र स्वास्थ्य को धूम्रपान से अधिक नाटकीय रूप से प्रभावित नहीं करती है। मैं निकोटीन से ज्यादा नशे की लत वाली कोई चीज नहीं जानता। जब यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर सी एवरेट कूप ने धूम्रपान को आदत के बजाय एक लत कहा, तो उन्होंने धूम्रपान के प्रति हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? उन्होंने लोगों को निकोटीन के नशे की लत वाले गुणों के बारे में बताया, जिसके बारे में तंबाकू कंपनियों को कथित तौर पर आधी सदी से पता था। वास्तव में इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि आप 2 से 3 हफ्तों के भीतर निकोटीन के आदी हो सकते हैं। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि लोगों के लिए धूम्रपान छोड़ना इतना मुश्किल है? मैंने पाया है कि मरीजों के लिए शराब पीना छोड़ने से ज्यादा मुश्किल धूम्रपान छोड़ना है। मेरा मानना है कि सिगरेट के धुएं से हमारे स्वास्थ्य को होने वाली बेतुकी और दूरगामी लागत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। द्वितीयक धुएं के बारे में क्या? चिकित्सा अनुसंधान अब साबित करता है कि जो लोग महत्वपूर्ण द्वितीयक धुएं के संपर्क में आते हैं, उनमें अस्थमा, वातस्फीति, दिल के दौरे और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट के धुएं को प्रतिबंधित करने के लिए इतने सारे कानून पारित किए गए हैं। क्या आप हाल ही में किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले लोगों के समूह के संपर्क में आए हैं? मुझे याद है कि पिछले महीने मैं अपनी बेटी को कॉलेज से वापस ला रहा था। मुझे कार में पेट्रोल भरने के लिए एक छोटे से शहर में रुकना पड़ा। जब मैं पेट्रोल पंप के लिए भुगतान करने के लिए स्टेशन पर गया, तो 6 स्थानीय निवासी एक छोटी सी मेज के चारों ओर बैठे थे, सभी कॉफी पीते हुए सिगरेट पी रहे थे। मैं खांसने के बिना मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मुझे वास्तव में बीमार महसूस होने लगा। जो लोग सिगरेट के धुएं के आदी नहीं हैं, उनके लिए इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे समय और परिस्थितियां हैं जब आपने इसी तरह के अनुभव किए होंगे। ये समझने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि यदि आप दैनिक आधार पर द्वितीयक धुएं के संपर्क में आते हैं, तो इसका आपके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे भोजन और जल का प्रदूषण। क्या आपको प्यास लगती है? 1988 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हमें चेतावनी दी थी कि अमेरिका में पीने का 85% पानी दूषित है।
और मुझे यकीन नहीं होता कि पिछले दशक में हालात बेहतर हुए हैं। 50,000 से ज्यादा अलग अलग रसायन अब हमारे पानी की आपूर्ति को दूषित कर रहे हैं। यहाँ एक भयावह तथ्य है, औसत जल उपचार संयंत्र इनमें से केवल 30 से 40 रसायनों का ही परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा सीसा, कैडमियम और एल्यूमीनियम जैसी भारी धातुएं हमारे ज्यादातर पानी की आपूर्ति को दूषित करती हैं। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा विनियमित रासायनिक डंप, अनुमानित 2 लाख अनियमित रासायनिक डंप के अलावा पूरे देश में पानी की मेजों में लीक हो रहे हैं। जब हम इस दूषित पानी को पीते हैं तो मुक्त कणों का उत्पादन काफी बढ़ जाता है। आज अमेरिकी लोग अभूतपूर्व मात्रा में बोतल बंद, फिल्टर्ड और अशुद्ध जल पीने लगे हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, अशुद्ध जल को छोड़कर आपके पास उस पानी की गुणवत्ता जानने का कोई तरीका नहीं है जिसके लिए आप इतनी महंगी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से अनियमित बाजार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमारे पर्यावरण में 60,000 से ज्यादा नए रसायन शामिल किए गए हैं। हर साल हमारे पर्यावरण में कम से कम 1,000 नए रसायन शामिल किए जाते हैं। हमारे ज्यादातर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में शाकनाशी, कीटनाशक और कवकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा अनुसंधान ने हमें दिखाया है कि ये सभी रसायन हमारे पर्यावरण में वृद्धि करते हैं। जब हम इनका सेवन करते हैं तो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, कुछ अन्य की तुलना में अधिक खतरनाक है, लेकिन इन सभी में स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम है। इन रसायनों ने हमारे खाद्य उद्योग ने अब तक ज्ञात सबसे प्रचुर मात्रा में खाद्य आपूर्ति का उत्पादन किया है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पराबैंगनी सूर्य प्रकाश। यह एक ज्ञात तथ्य है कि लोग अपने 20वें जन्मदिन से पहले अपने जीवन काल के 2/3 हिस्से में अपनी त्वचा को सूरज की किरणों के संपर्क में लाते हैं। इसका मतलब है कि आप, इस पुस्तक के पाठक, शायद पहले से ही अपनी त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ला चुके हैं। कई अलग अलग अध्ययनों से पता चला है कि पराबैंगनी प्रकाश मानव त्वचा में मुक्त कणों को बढ़ाता है। ये बदले में हमारी त्वचा की कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, जिससे त्वचा कैंसर होता है। ये अध्ययन सबसे अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव कैंसर के विकास को जन्म देता है। यूवीबी प्रकाश सूर्य की जलती हुई किरणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, लेकिन UVA और UVB दोनों ही प्रकाश त्वचा में मुक्त कणों के उत्पादन को बढ़ाते हैं और इस प्रकार त्वचा में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं। जब आप अपनी पसंदीदा सनस्क्रीन लगाते हैं, जिसमें 30 या उससे अधिक की SPF रेटिंग होती है, तो आप मुख्य रूप से UVB प्रकाश से खुद को सुरक्षित रखते हैं। ये हमें धूप में अधिक समय तक रहने की अनुमति देता है क्योंकि हम सनबर्न नहीं होते हैं। लेकिन ये सनस्क्रीन UVA प्रकाश के विरुद्ध बहुत अधिक, यदि कोई हो, सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, जो त्वचा में गहराई तक महत्वपूर्ण रूप से अधिक मुक्त कण बनाता है। यह आंशिक रूप से समझा सकता है कि हमने पिछले 20 वर्षों में लगभग हर त्वचा कैंसर में 5 गुना वृद्धि क्यों देखी है। हम आखिरकार बाजार में ऐसे सनस्क्रीन देख रहे हैं जो UVA और UVB दोनों तरह की धूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जाहिर है, ये वह सनस्क्रीन है जिसे आप खुद को और अपने बच्चों को सनबर्न और त्वचा कैंसर से बचाने के लिए खरीदना चाहेंगे। मैं सभी को सलाह दूंगा कि वे अपनी त्वचा पर किसी भी असामान्य वृद्धि या पिगमेंटेड मोल्स में बदलाव के लिए सतर्क रहें। दवाएं और विकिरण। मैं जो भी दवा लिखता हूं, उससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। कीमोथेरेपीटिक दवाएं और विकिरण चिकित्सा मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव क्षति पहुंचाकर काम करती हैं, जिससे वे मर जाती हैं। यही मुख्य कारण है कि रोगियों को इन दवाओं और उपचारों को सहन करना इतना कठिन लगता है। बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव से सामान्य कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर दवा अनिवार्य रूप से शरीर के लिए एक विदेशी पदार्थ है, और शरीर को इसे चयापचय करने और समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
इससे लीवर और पूरे शरीर में कई चयापचय मार्गों पर मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार मुक्त कणों का उत्पादन बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। 21वीं सदी की औद्योगिक दुनिया दवाओं पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। अमेरिका और दुनिया में दवाओं की खपत स्पष्ट रूप से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। भले ही हर दवा का परीक्षण ये दिखाने के लिए किया गया हो कि यह लाभ प्रदान करती है, लेकिन प्रत्येक दवा में एक अंतर्निहित जोखिम भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण गंभीर प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं हैं। ये सच है, उचित रूप से निर्धारित और प्रशासित दवाएं हर साल अमेरिका में 1 लाख से अधिक मौतों और 2 मिलियन अस्पताल में भर्ती होने के लिए जिम्मेदार हैं। दवाओं का अधिकांश अंतर्निहित जोखिम ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होता है जो ये दवाएं संभावित रूप से पैदा कर सकती हैं। 70 से ज्यादा पुरानी अपक्षयी बीमारियां ऑक्सीजन के विषाक्त प्रभावों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में इन बीमारियों का मूल कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। चिकित्सा विज्ञान ने अब हमें दिखाया है कि इन भयानक बीमारियों का मूल कारण, जिनसे हम सभी उम्र बढ़ने के साथ डरते हैं, ऑक्सीजन का अप्रत्याशित अंधेरा पक्ष है। अगर आपने कभी पुरानी कार को रिस्टोर किया है तो आपको जंग के हानिकारक प्रभावों का सामना करना पड़ा होगा। ये पृथ्वी की सबसे मजबूत सामग्री में से एक को कमजोर और विघटित कर सकता है, धातु। और एक खेत में छोड़े गए वाहन की तरह हमारे शरीर को भी अगर सुरक्षित न रखा जाए तो जंग लगना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और धातु में कमजोर जगह की तरह शरीर का जो भी हिस्सा सबसे पहले खराब होता है, वही ये निर्धारित करेगा कि हमें किस तरह की अपक्षयी बीमारी हो सकती है। सौभाग्य से हमारे शरीर में न केवल एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली है, बल्कि इसमें एक उल्लेखनीय मरम्मत प्रणाली भी है। अगले अध्याय में बताया गया है कि कैसे यह मैशिकाएं हमारे शरीर की हर कोशिका के भीतर चल रहे युद्ध के अपरिहार्य नुकसानों की मरम्मत करने में सक्षम है।